नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा बौखनाथ की कृपा से ही सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां फंसे श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 17 दिन तक अंदर रहकर हिम्मत से काम किया। 12 नवंबर को घटना के बाद से ही लगता था कि सभी मजदूर जल्द ही बाहर आएंगे। हुए हैं। देखिए, हम सभी ने सिलक्यारा सुरंग की जो 41 हमारे श्रमिकों के साथ एक संघर्ष और समर्थन की कहानी देखी है, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। वो वास्तव में बहुत ही कठिन था और इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे श्रमिक भाइयों ने जो धैर्य, साहस और अंदर से जो उन्होंने हम सबको कहीं ना कहीं लगातार उत्साह देने का काम, लगातार अपनी हिम्मत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी काम किया, वास्तव में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं अपने श्रमिक भाइयों का जो अंदर थे, मैं उनका आप सबके बीच में से अभिनंदन करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने बहुत हिम्मत करी और श्रमिकों की जो हिम्मत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका। और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी और 28 को ये लोग ठीक 17 दिनों बाद बाहर निकले। तो जिस प्रकार से दीपावली का वातावरण होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्योहार होता है उसको महसूस किया। और हमने तो चूंकि उस समय में कोई भी त्योहार जितने भी आए, दीपावली के दिन ही ये घटना घटित हुई। उसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, छठ पूजा भी आई, गुरु पर्व भी आया, गंगा स्नान भी बीच में आया, अनेकों पर्व आए। और सभी पर्वों से वो हमारे श्रमिक भाई भी दूर रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, जिस कारण उत्तराखंड के उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हुए थे। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हों, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई, और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। देहरादून में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी है, पंतनगर का इंटरनेशनल का निर्णय मेरी सरकार ले चुकी है। उस रिंग रोड में तमाम तरह की ज़रूरतें थी, लेकिन एक रोड मैंने यहाँ पर दिया था जो उसका एक विकल्प थोड़ा बहुत हो सकता था। मुझे लगता है कि इधर से अगर हम रामनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ कहीं से एक रोड, कोई नहर अंडरग्राउंड करके, और जो ऊपर नीचे सीधा काठ गोदाम में मिलेगी, उसके लिए मैंने कुछ पैसा उस समय दिया था। उस पर बिजली के खंभे थे, टेलीफोन के भी उस समय खंभे हुआ करते थे, तो वो सब हटने थे और जो नहर से अंडरग्राउंड होना था।
मेरे ख्याल से उस पर काम चालू हो गया, काम हो सकता है पूरा भी हो गया। लेकिन ये सच है कि हल्द्वानी को और हल्द्वानी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उसके लिए सहयोग करना चाहिए, ताकि हल्द्वानी को कंजक्शन से बचाया जा सके। बहुत बड़ी समस्या है हल्द्वानी में कंजक्शन। देखो भाई, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ पार्टी निर्णय लेती है कि किस कार्यकर्ता का कहाँ पर उपयोग करना है। पार्टी जो उचित समझेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही। जानकारी के अनुसार बीजेपी लगातार पार्टी के सभी वर्गों के साथ बैठक करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जिले के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरीके से किया जाए, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हर वर्ग के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और उसका किस तरह से लाभ आम जन तक पहुंचे, इसको लेकर भी पार्टी काम कर रही है। मूल विषय कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए जिले के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए प्रत्येक जिले के संघ अध्यक्ष, जिले के प्रभारी हमने बैठक में बुलाए हैं और आगामी दिनों के जो कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे विभिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों के बीच के जो कार्यक्रम हमारे होने हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंधन है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना पूरे प्रदेश के अंदर अब लागू हो गई है, इसलिए उस विश्वकर्मा योजना को भी धरातल पर गरीब व्यक्ति तक वो उसका लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक होने वाली। साथ साथ भविष्य हमारे प्रत्येक विधानसभा के हर मंडल में हमारे जो है 11 की टोली, जो बूथ टोली है, उसका सम्मेलन होने वाले, उनका स्थान किस स्थान पर होगी, सारे विषय की चर्चा आज की बैठक में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। विधानसभा सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत विधायक, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसद ने हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, संगठन को मजबूत करने और बूथ कमेटियों की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। विधानसभा सम्मेलन के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के साथ 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। जो हमारे ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आज संवाद भी और संपर्क भी हम करने जा रहे हैं और संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसको और मजबूत करने की दिशा में हमारे बूथ कमेटियाँ की क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी हम देना चाहेंगे। और जब निचले स्तर पर संगठन मजबूत होगा तो आने वाले चुनाव में, भविष्य में हम मजबूती से चुनाव का सामना कर पाएंगे। और जिस तरह का वातावरण देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, एक उमंग, उत्साह देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। अब हमें लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से और जिस तरह जो मुद्दे आज के हैं उन मुद्दों को लेकर हमें संघर्ष भी करना होगा और लड़ाई भी लड़नी होगी और सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पिछले काफ़ी लंबे समय से 1.5 साल से लगभग हम लोग रूट्स पे काम कर रहे हैं और एक निर्णय लिया गया पार्टी के द्वारा कि जिला सम्मेलन होने चाहिए, इसमें हमारे प्रत्याशीगण, कार्यकर्तागण, विधायकगण और सीनियर्स को बुलाया जाए ताकि वो उद्बोधन करके लोगों को उत्साहित कर सकें और क्या हमारी आगे को रूपरेखा रहेगी चुनाव लड़ने की, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, उन विषयों पर चर्चा। साथ में जो हमारे बूथ कमेटियाँ, उनका सत्यापन का काम इस समय चल रहा है, वो किस लेवल पर पहुँचा है, मंडलमों की नियुक्तियाँ हमारी चल रही वो किस लेवल पहुंची, ये सभी कुछ इन कार्यक्रमों में हो रहा है। और मैंने देवप्रयाग से इसको शुरू किया था। देवप्रयाग के बाद हम रुद्रप्रयाग गए, वहाँ से हमने चमोली का किया, हमने पौड़ी का किया, टिहरी का किया
उत्तरकाशी का किया और परसों लोहाघाट चंपावत में किया, उसके बाद पिथौरागढ़, कल बागेश्वर था, आज हम अल्मोड़ा में कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम ऐसे ही अभी चलेंगे। अभी नैनीताल का 20 तारीख और 21 तारीख को उधम सिंह नगर है और ये कमर कसने की एक तैयारी है। और ये केवल 2024 के चुनाव को लेकर नहीं है, ये निकाय चुनाव को लेकर भी है, पंचायत चुनाव को लेकर भी है और 2027 की तैयारी। उत्तराखंड सरकार ने 11 दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद नए दायित्वधारियों और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं नए दायित्वधारियों की दूसरी सूची में नैनीताल जिले के 2 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को भी दायित्व दिया गया है। 2 बार के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दीपक मेहरा को उत्तराखंड का वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं दीपक मेहरा संगठन में प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। इसी तरह बीजेपी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश आर्य को उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही पार्टी के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री संगठन और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं, उन सब का धन्यवाद कहूँगा कि सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी में लगातार काम करने पर सम्मान मिलता है। उस दृष्टि में जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसके अनुरूप मैं काम करने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पेयजल विभाग की अनुश्रवण समिति में काम करने का दायित्व दिया है और पेयजल से संबंधित पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी यहाँ की जनता को कोई किसी प्रकार का जो कष्ट है, उस कष्ट को अपने संपूर्ण प्रयास करते हुए उसको दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, धामी जी सरकार ने बहुत वरिष्ठ लोगों को अपने सहयोगी के रूप में जिम्मेवारी दी है। आदरणीय दीपक मेहरा जी बहुत लंबा अनुभव है, हमारे बड़े भाई हैं, जिला अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति सदस्य रहे और बहुत लंबा चंपावत के प्रभारी रहे, जगह जगह लगातार संगठन का काम किया है। प्रशासन का भी बहुत अनुभव है और निश्चित रूप से हम सब लोग एक अच्छे सहयोगी के रूप में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और एक सुशासन का जो राज्य स्थापित करने का धामी जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और 47 तक भारत एक विकसित राज्य बने, देश बने। इस दिशा में हम सब लोग एक सहयोगी के रूप में मिलकर काम करेंगे। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत आप लोग सबके सहयोग से हम निश्चित रूप से प्रदेश को जो प्रदेश ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाने का काम करेंगे। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन जी और सब जितने भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और अपने केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद जो हमको ये पद प्राप्त हुआ है, ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और इसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते मुझको जो इतने वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इसको धरातल पे जाकर मैं इस विभाग को जो मुझे सौंपा गया है उसमें जो जिम्मेदारियाँ मुझको दी हैं उसको पूरी करने के लिए पूर्ण अपना समय और अपना बहुत अच्छी तरह से काम को करूँगा। दूसरे, इतने वर्षों बाद जो मुझे मिली है तो संगठन का एक बहुत बड़ा विस्तार भरा अनुभव प्राप्त करने के बाद मैं इस स्थान पर आया हूँ, तो इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सभी का मैं बहुत उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काशीपुर तथा पिथौरागढ़ समेत विभिन्न जगहों के पूर्व एवं वर्तमान राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस सम्मेलन में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राणा ने की। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातियों के लिए जो विकास का काम किए हैं, उन बातों को कैसे हम समाज के बीच में रख करके हम जो है हमारे जनजाति की जो उपलब्धि है, हमारे जनजातियों के लिए जो विकास हो रहा है और इन सारे बातों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूक्ष्मता के साथ रख करके जो आज़ादी के लड़ाई में हमारे जो है अनसंग हीरो जनजाति क्रांतिकारी वीर महापुरुष है
उनका चिंता करते के साथ करते करते हमारे जनजाति का सशक्तिकरण कैसे हो, इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो जनजाति हमारे बहन है उनको भी राष्ट्रपति बनाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इन सारे बातों का प्रेरणा लेते हुए हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे सारे विषयों पर आज जो चर्चित सम्मेलन में जो साथ जो है हमारे जनजाति जहाँ क्षेत्र है उन क्षेत्रों में हम जनजाति कार्यकर्ता के माध्यम से कैसे हम उस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, बूथ को सशक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा चल रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, बढ़ता भारत, बदलता भारत, इस यात्रा में हम जनजाति लोग अधिक से। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक घटना में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया। प्रिंस कुमार हत्या के प्रयास, डकैती के गंभीर अपराधों में शामिल है। इसके साथ ही बिहार जेल से ये संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। वहीं सांगली महाराष्ट्र के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई 20 करोड़ की डकैती प्रकरण में भी वांछित चल रहा है। अभी तक रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिलायंस शोरूम के जो डकैती पड़ी थी इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटना स्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। तो प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया यहाँ पर, और जो उनसे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद कुछ लोग अलग चले गए, 2 लोग वहां रुके थे। और घटना से पूर्व एक दिन पहले रात्रि में ये सभी 4 लोग इकट्ठा होकर और अलग अलग वाहनों से यहाँ घटना कारित करने आए थे। चूँकि पूर्व में 1 महीना पहले सहसपुर के क्षेत्र में रुककर यहाँ पर उनकी टीम में की और 1-2 जो लोग थे उनके द्वारा रेकी की गई। साथ में ये भी आके रुककर शहरों में 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीज़ों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। अब इसकी गिरफ्तारी के उपरांत जो हमें और अन्य प्रांतों से जानकारी मिली थी उसमें जून के महीने में सांगली महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक डकैती पड़ी थी जिसमें ये वांटेड चल रहा है। तो देखा जाए वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनसे पूछताछ के लिए वहाँ की टीम भी यहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएगी और नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। इसका महत्व इसलिए बन जाता है कि अभियुक्त काफ़ी दुर्दांत किस्म का इसका जो आपराधिक इतिहास है प्रिंस का, 2019 में हाजीपुर कोर्ट में इसने एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई थी, साथ ही साथ एक पुलिस कांस्टेबल इसमें घायल हुआ था। 2020 में वहाँ पर मुखिया नाम के व्यक्ति हैं जिनकी हत्या इसने खुलेआम वहाँ पर सरेआम कर दी थी। तो देखा जाए एक हत्या का प्रयास और हत्या का मुकदमा है ही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी वांटेड चल रहा था और हमारी डकैती में ये प्रकाश में आने के बाद इस पर 2 लाख का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी अल्मोड़ा जिले की लमगड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मोतिया पाथर सड़क मार्ग पर तलाशी के दौरान 2 तस्करों से 2.380 किलोग्राम चरस बरामद करके गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त नैनीताल के रामगढ़ और गढ़मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं और पुलिस अब इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड पुलिस ने क्रिसमस और नए साल का जश्न जनता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए इसकी तैयारी कर ली है। जनपद टिहरी के एडिशनल SP JR जोशी ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बैठक करी। पुलिस ने बैठक में क्रिसमस और नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा। मौके पर लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो, इस संबंध में भी चर्चा की गई। एडिशनल SP JR जोशी ने ग्राम प्रहरियों को क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए। शांति व्यवस्था भंग करने के संदेह वाले लोगों की सूची भी थाने में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
खबर हल्द्वानी से है, जहां गौ सेवकों ने डीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया कि सड़कों से बेसहारा गोवंश को पकड़कर गौशाला भेजा जा रहा है। इन्हें पकड़ते वक्त इनके साथ क्रूरता से पेश आया जा रहा है। एक वाहन में 4 से 7 गोवंशों को भरकर गौशाला ले जाया जाता है। गौ सेवक जोगेंद्र राणा ने बताया कि आश्रम में गोवंशों की नियमित देखरेख और खान पान व उपचार की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते गोवंश दम तोड़ रहे। न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें जितने भी ये बेसहारा गौवंश हैं, दुर्घटना होने के कारण इनको कोई सुरक्षित स्थान पैदा किया जाए, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो अभी नगर निगम ने एक अभियान चलाया है जिसमें गौवंशों को बड़ी क्रूरता के साथ जो है ले जाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस में 5-5, 6-6 गौवंश, कोई मेडिक नहीं उसके अंदर, और क्रूरता से ले जाके उसके बाद बैल पड़ाव जैसे आश्रमों में भेज दिया गया है। वहाँ पे ना उनके खाने की कोई व्यवस्था है, ना नियमित उनके उपचार की कोई व्यवस्था है। और अधिकतर गौवंश जो टैगिंग वाले गौवंश हैं वो इन आश्रमों से निकल के पुनः जो है सड़कों पे और लोगों के खेतों में जा रहे हैं, जिससे जो है गौवंशों के साथ भी क्रूरता होती है और मानवों को भी, खेती बाड़ी वालों को दिक्कत होती है। तो हमारा जिलाधिकारी से यह निवेदन था, हम आज ज्ञापन लेके आए हैं कि ये जो अभियान चल रहा है बहुत अच्छा अभियान है। इस अभियान को पूरा अभियान मॉनिटरिंग के तहत हो ताकि गौवंशों के साथ क्रूरता रोकी जाए और जहाँ भी भेज रहे हैं उनको नियमित खान पान और देखरेख और नियमित उपचार मिल सके। आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र राणा, हल्द्वानी गौरक्षक। ये नगर निगम अभी वर्तमान में जो खतरनाक सांड हैं, जो उनका एक अभियान नगर क्षेत्र में चला रहा है, उनको पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके लिए जो उनके भरण पोषण की धनराशि होती है वो भी नगर निगम के द्वारा संबंधित गौशाला को दी जाती है और संबंधित जो पशु है उसकी टैगिंग भी करी जाती है। उसका जो उपचार है वो डॉक्टर्स की टीम भी रहती है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो अगर घायल है या बीमार है तो उसके उपचार की व्यवस्था भी करी जाती है। कुछ लोग अभी मुझसे मिले थे जिन्होंने ये 1-2 इशू संज्ञान में लाए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिखाए जिसमें एक वाहन में 4 पशुओं को भरा जा रहा था। वाहन में हमने पर्याप्त स्पेस रखने के निर्देश नगर निगम को दिए। यदि वाहन की क्षमता नहीं है तो उसमें 2-3 से ज़्यादा पशु एक साथ ना ले जाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की जो क्रूरता की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। साथ में जो टीम रहती है पकड़ने वाले दल के साथ, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के लिए एक आदेश और किए हैं जिनमें पशुओं को टैग करके गौशाला के अंतर्गत छोड़ा जाता है। वहाँ से बाद में ये शिकायतें आती हैं कि गौशाला से वो पशुओं को फिर से वापस बाहर सड़क पर छोड़ दिया गया। तो इसका टैगिंग का एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे। जिन पशुओं को जिस गौशाला में छोड़ा है उसका, क्योंकि पैसा भी दिया है नगर निगम ने, तो उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। यदि वो जानवर गौशाला में नहीं पाए जाएंगे तो उसकी वसूली भी होगी संबंधित गौशाला से उस धनराशि की, क्योंकि वो फिर एक साइकिल है कि बाहर उसको छोड़ा जाएगा, फिर दोबारा उसको नगर निगम छोड़ेगा।